हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब आपके दिमाग में या जहनों में ये सवाल आएगा कि ये कौन है। तो ही वाज अ वेल नाउन इंग्लिश पोएट, क्रिटिक, थियोलॉजियन और अहम बात यह है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बेहतरीन दोस्त थे। इनका जो लाइफ स्पैन है 1772 से लेकर 1834 तक है। इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी। इसके साथ साथ ये लेक पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको लेक पोएट जो है वो क्यों कहा जाता है, इसका जो है हमें वीडियो में पता चलेगा। इनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बेहद ज़रूरी है। चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। First, we introduced who is Samuel Coleridge in detail, his father name and his related material about his education, his death. So let's start. Where he is born. इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे हुई थी? डेवनशायर में जो है इनकी बर्थ हुई। वो ईयर कौन सा था जब इनकी जो है पैदाइश हुई? 1772 था। इनके फादर का नेम क्या था? हिज फादर नेम इज रेव जॉन कॉलरिज and his father is vicar of the parish church. विकार कौन होता है? विकार is a representative. He is the representative of the parish church, master of a local grammar school. He was youngest of all the 13 children of John Coleridge. अब जी इस कॉलरिज के जो हैं 13 बहन भाई थे. A huge amount. He had a religious environment from the very beginning. के घर पे a religious environment था, मजहबी माहौल था बचपन से ही. जब इन्होंने आंख खोली तो आपने देखा कि इनके जो फादर हैं वो पेरिस चर्च है, यानी कि इनके घर का आप इन्वायरमेंट का हिसाब लगाएं कि बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड रिलीजियस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट था इनके घर पे. He could read at the age of 3. Is 3 at the age of 3 he can read. यानी कि एजुकेटेड माहौल में इन्होंने बहुत ही कम उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. बिफोर 5 ही हैड रीड द बाइबल एंड द अरेबियन नाइट्स. कि 5 साल की उम्र से पहले इन्होंने जो बाइबल है क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी होली बुक है, तो ये इन्होंने 5 साल की उम्र से पहले पढ़ ली थी. और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अरेबियन नाइट्स के बारे में भी पढ़ा था. अब बात करते हैं कॉलरिज की लाइफ डिटेल्स की. जब वो 6 साल के थे, फ्रॉम 6 to 9 when his father died and left the family destitute, he was in father's school learning the classics. जब इनकी उम्र 6 से 9 हुई तो इनके फादर की डेथ हो गई और फैमिली काफ़ी टेंशन में आ गई. तब ये जो है अपने फादर के स्कूल में पढ़ रहे थे और क्लासिक्स जो है उसको बेसिकली ये स्टडी कर रहे थे. At 10 he was sent to the charity school of Christ Hospital London where he met Charles Lamb. जब उनकी उम्र 10 साल हुई तो एक चैरिटी स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया जो क्राइस्ट हॉस्पिटल था, जहाँ पे इनकी मुलाकात चार्ल्स लैम्ब से हुई. He remained for 8 or 9 years in the school with not having a single visit to his home. He remained. वो 8 से 9 साल जो है स्कूल में रहे जहाँ पे उन्होंने अपने घर कभी भी सिंगल विजिट नहीं किया, कभी घर वापस नहीं गए. मुसलसल 8-9 साल इस स्कूल में इन्होंने एजुकेशन हासिल की. Colin's life was miserable and he was a poor neglected boy. इनकी लाइफ जो है कुछ मिजरेबल थी, परेशानियों से भरी थी और ये कुछ निगलेक्टेड थे अपनी फैमिली की तरफ से. फैमिली खास अटेंशन नहीं दे पा रही थी. उसका मेन रीज़न आपने ऊपर पढ़ा कि जब 6 से 9 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद आप समझ सकते हैं कि ही इज़ अ neglected boy and a yatim you can say, so nobody is giving proper attention to him. At 19 he was sent to Cambridge as charity student and remained 3 years. और यहाँ पे ये जो है 3 साल रहे. जब ये 19 साल के हुए तो चैरिटी स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो एक ऑर्फन के तौर पर इनका एडमिशन हुआ जहाँ पे मुसलसल ये आगे 3 साल रहे. एजुकेशन इन्होंने ज़्यादातर जो है चैरिटी में और जो क्राइस्ट के जो स्कूल्स हैं उन्होंने इन्होंने जो है ज़्यादातर अपनी तालीम जो है वहाँ पे हासिल की है.
अब जो इनके अदर फैक्ट्स हैं, अदर लाइफ फैक्ट्स, उनको भी देख लेते हैं. कॉलरेज वाज अ रोमांटिक एज वेल एज अ रिवोल्यूशनरी पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश हिस्ट्री में ये एक रिवोल्यूशनरी यानी इनकलाबी पोएट जाने जाते हैं. रोमांटिक इनका काम है. रोमांटिक फील्ड जो है इन्होंने पोएट्री लिखी है, उस हवाले से. ही वाज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. बेस्ट फ्रेंड हैं जी, अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के. Coleridge, Wordsworth and Southey were called lake poets. अब कॉलरेज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं एंड साउदी हैं, इनको जो है लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है. इसकी रीजन क्या थी कि लेक पोएट्स इनको क्यों कहा जाता है? Why he is in the dictionary of lake poets? Because by one of the Scottish magazine, just because of their visit to a lakeside in England. एक इंग्लैंड में इन्होंने एक लेक साइड पे विजिट किया था. ये तो एक स्कॉटिश मैगजीन ने इनको लेक पोएट्स का नाम दिया था. इन द बिगनिंग कॉलरेज बिलीव्ड विद वर्ड्सवर्थ दैट नेचर लीड्स वन फ्रॉम जॉय एंड जॉय एंड दैट शी नेवर बीट्रेज द हार्ट दैट लव्स हर. जब वो शुरू में थे, जब यंग थे, तो उन्होंने विलियम वर्ड्स के साथ उनकी एक बेहतरीन सी दोस्ती थी. तो विलियम जो वर्ड्सवर्थ का जो कंसेप्ट था कि जो नेचर है सिर्फ जॉय और जॉय देती है, खुशी ही और खुशी देती है. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनको रियलाइज हुआ कि ये जो है बात कुछ गलत है. इन्होंने जब विलियम वर्ड्सवर्थ से सीखा कि नेचर खुशी खुशी ही देती है और कभी भी बीट्रे नहीं करती, कभी भी धोखेबाजी नहीं करती उन दिलों के साथ जो उसको मोहब्बत करते हैं, जो नेचर लवर्स हैं. लेकिन लेटर ही बिकेम मोर रियलिस्टिक. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो रियलिस्टिक हो गए, उन्हें रियलिटीज का पता लगना स्टार्ट हो गया और उन्होंने ये रियलाइज किया एंड केम टू रियलाइज दैट जॉय केम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल नेचर. कि जो खुशी है वो विद इन है, इंसान के अंदर है, इंसान के दिल में है, इंसान के जज्बों में है. अगर वो खुद अंदर से खुश है तो वो खुश है, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल नेचर. एक्सटर्नल नेचर से खुशी नहीं आती. अगर आपके सामने जो है नेचर है तो आप खुश हैं. नेचर सिर्फ जॉय जॉय नहीं है. अगर आप खुद खुश नहीं है तो बाहर भी जो है कोई खुशी नहीं है, नेचर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे. तो ये कॉलेज का कंसेप्ट है. इट्स अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट. Then we moved about his education details. He ran away from the university because of a terrifying debt and enlisted in the dragoons. Later he was discovered and brought back to the university. यहाँ पे जी इनको बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था जो अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी से भाग जाता हूँ. बट लेटर जो है वो वापस आए अपनी यूनिवर्सिटी में. बट इन 1794 ही लेफ्ट अगेन विदाउट टेकिंग हिज डिग्री. और डिग्री लेने के बगैर ही वो दोबारा से डिग्री छोड़ के चले गए. आफ्टरवर्ड्स ही ज्वाइन द कंपनी ऑफ यूथफुल साउदी, a kindred spirit who was highly inspired from the French Revolution. उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नेम था यूथफुल सऊदी. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बात करती थी, इससे इंस्पायर होके इसमें ये इसका हिस्सा बन गए. He studied in Germany as well, worked as a private secretary till the Droitgray were upon his free spirit. Later he went to Rome, remained for 2 years, lost in study there. फिर उसके बाद जो है वो रूम में चले गए. What he think about poetry? In this slide we learn what he think about poetry, what is his concept. इनका मेन जो है concept क्या है, आइए इसको स्टडी करते हैं. Please pay attention. Coleridge sees the poetry as a source of knowledge. He thinks poetry जो है एक बेहतरीन जरिया है जिसके जरिए हम कुछ सीख सकते हैं. The poem must be cohesive unit with every part working together to build into a whole. पोएट का जो हर पार्ट है जब वो लिखता है पोएट्री तो उसको एक यूनिट में होना चाहिए, समझ आने वाली पोएट्री होनी चाहिए. सारे वर्ड जो है जब टुगेदर बिल्डअप होंगे तो एक होल बनेगा. यानी कि सिस्टमैटिक पोएट्री के ये कायल थे कि सिस्टम से लिखा जाए, हर एक मीनिंग जो है लिंक अप हो और एक खूबसूरत जो है क्रिएशन जो है क्रिएट की जाए. फिलोसफी वॉज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द सम ऑफ नॉलेज. ही थिंक्स कि फिलोसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप नॉलेज गेन करते हो, कुछ बिल्डअप कर पाते हो. Coleridge writes, poetic imagination dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate, struggles to idealize and to unify. It is essentially vital even as all the objects are essentially fixed on dead.
कि कॉलरेज का ख्याल है कि जो पोएटिक इमेजिनेशन है अगर वो डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, अगर आपने रिक्रिएट करना है तो इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड टू यूनिफाई, तो आपको आइडियलाइज करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, फिक्स नहीं करते हो चीजें, तो वो डेड है। ठीक है, अगर आप फिक्स चीजों को लेके बैठ गए हो ना तो फिर कुछ नहीं होना। आपने उसको फिक्स करना है, आपने उसको इकट्ठा करना है, टुगेदरनेस लेकर आनी है, रिक्रिएट करना है, आइडियलिज्म की तरफ जाना है, हकीकत की दुनिया को देखना है, तब जो है आप एक अच्छी पोइट्री जो है क्रिएट कर सकते हो जी। इसमें हमने देखा कि व्हाट ही थिंक अबाउट पोइट्री। नेक्स्ट वी मूव टू हिज व्यूज अबाउट पोएट। वो कौन से लोग हैं जो पोएट बन सकते हैं कॉलेज के नजदीक? नो मैन वॉज नेवर येट अ ग्रेट पोएट विदाउट एट द समटाइम्स बीइंग अ प्रोफाउंड फिलोसोफर। ही सेज हिज वर्ड्स इज कि कोई पोएट नहीं बन सकता until he is a good philosopher। अगर वो गुड फिलोसोफर है तो वो पोएट बन सकता है। उसकी ये क्वालिटी बताई है अकॉर्डिंग टू Samuel Taylor Coleridge. According to him, if a person is a poet, he should also be a philosopher, otherwise he is not poet. तो जी ये इनका कंसेप्ट है पोएट के बारे में। जी गाइस, अब देखते हैं कॉलेज के वर्क्स जो इन्होंने लिखे, जो फेमस हुए, और जो माइनर वर्क्स हैं, मेजर एंड माइनर वर्क का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं जी कौन कौन से काम हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फर्स्ट जो है जी इनका मेजर वर्क द बायोग्राफी लिटरेरिया है, इन विच ही हैज गिवन एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ जो पोएट्री है उस पर क्रिटिसाइज किया था और इसकी एक्सप्लेनेशन दिया था, जो बहुत ज़्यादा हिट किया था और अभी तक जो है ये पढ़ी जाती है बायोग्राफी लिटरेरिया। सेकंड है हिज कलेक्टेड लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1849 इज एन अटेम्प्ट टू स्वीप अवे the arbitrary rules for 2 centuries had stood in the way of criticism of Shakespeare। शेक्सपियर के जो कलेक्टेड जो लेक्चर्स थे इस पे भी इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म सा क्रिएट किया जो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना गया। थर्ड जो है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, इनकी फेमस पोएम है। फोर कुबला खान है 1798 में जी इन्होंने लिखी थी। 5 जो है क्रिस्टोबल, जो 1797 में इन्होंने ये पोएम लिखी। माइनर वर्क्स में कौन कौन से हैं जी? और टू फ्रांस है, सेकंड और टू यूथ, एज एंड डिजेक्शन, थर्ड एलिजियस मार्सेंग्स, फोर फियर्स एंड सॉलिट्यूड, 5 हाइम बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ चेमाउनी। अब बात करते हैं हिज वर्क क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कौन कौन से जो वर्क की क्वालिटीज हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इंटेंस इमेजिनेटिव पावर, सुपरबली कंट्रोल। इनकी जो पोएट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पावर जो है इनकी तरफ से इनकी पोएट्री में नज़र आती है और एक किस्म का ख़ास किस्म का जो है ना कंट्रोल है। सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, जुबान बहुत सादा रखी गई है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इनकी पोएट्री की क्या क्या क्वालिटीज थी या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जो इनको यूनिक बनाती हैं। तो जी लैंग्वेज इनकी सिंपल थी, विचरी ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड, हिज विच वी कैन से हिज यूज sophisticated language, elaborated and ornamented. The most important characteristic of his literary text, he used supernatural elements, visionary, mysterious elements in his poems. Supernatural elements he uses, जो supernatural powers होती हैं like ghost, angel, gods, तो वो ये यूज करते थे। विजन था उसमें, मिस्टीरियस था, एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट रखा गया था। नेचर इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर, नेचर जो सिर्फ है सब्जेक्ट मैटर नहीं है। He also talk about psychology. He also discussed psychology in his poetry. Coleridge divided imagination in two parts. His poetic imagination have two parts. First जो है primary imagination है, second जो है secondary imagination है। तो इन्होंने जो पोएट्री जो इमेजिनेशन है दो पार्ट्स में डिवाइड की। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है। तो जी गाइस, प्राइमरी इमेजिनेशन आपके सामने नजर आ रही होगी आपको। इट इज नेचुरल फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन एंड इट फोकसेस ऑन द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द इमेजिनेशन। तो ये नेचुरल फॉर्म है इमेजिनेशन की जिसमें फोकस किया जाता है बेसिक क्राइटेरिया जो है इमेजिनेशन का उस पे। सेकेंड जो है इट इज यूज ओनली वन सेंस एंड दैट इज द सेंस ऑफ परसेप्शन। ये सिर्फ वन सेंस इसमें यूज की जाती है जो सेंस है परसेप्शन की।
इदराक की, उर्दू में इसको इदराक बोला जाता है, समझना बोला जाता है, कंसिडरेशन बोला जाता है। थर्ड जो है दिस फॉर्म बेसिकली ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ पर्सन, ये जो फॉर्म है इमेजिनेशन की, जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी इसमें कंसीडर की जाती है। इट इज अ वेरी मच नियर टू द वर्ड ऑफ रियलिटी, जो वेरी मच नियर वर्ड ऑफ हकीकत की दुनिया के ये करीब है। फोर्थ, इट इज अ कॉमन फैकल्टी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर जो ह्यूमन बीइंग है इसकी कॉमन फैकल्टी है। दिस फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन इज आल्सो ऑब्जर्व द रियल फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, सब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। प्राइमरी इमेजिनेशन कंबाइंस देम इन वन फॉर्म। तो ये जी पर्सन्स हैं, प्लेसेस हो गई, थिंग्स हो गई, नेचर के सब्जेक्ट हो गए, तो इनको कलेक्टिव फॉर्म में ये लेकर चलते हैं। तो जी इसका सम अब ये है कि ये जो है नेचर के बहुत करीब है ये किस्म, और इसमें फोकस जो है रियलिटीज पे किया जाता है, ह्यूमन बीइंग की एक्चुअल सेंसेस पे किया जाता है, और नेचर के करीब रख के इसमें बात की जाती है। अब मूव करते हैं हम सेकेंडरी इमेजिनेशन की तरफ। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है इसको पढ़ते हैं। इट इज़ कॉन्शियस फ्रॉम फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, तो ये जी समझ बूझ की बात है इसमें, और इसमें परसेप्शन की नहीं है, कॉन्शियस फॉर्म है ये। इट इज़ फैकल्टी ऑफ द सोल, इसमें सोल की बात है जी। यूजिंग ऑल फैकल्टीज लाइक परसेप्शन, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें जो सिर्फ जो है नेचर के करीब रखने की बात की, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। परसेप्शन आ गई, इंटेलेक्चुअल आ गया, इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस आ गई, इमोशंस जज्बात आ गए, स्पिरिचुअलिटी आ गई, रूहानियत आ गई, तो सारी फॉर्म्स को इन्होंने एक जगह पे कर दिया। थर्ड जो इसकी क्वालिटी है, सेकेंडरी इमेजिनेशन वर्क्स ऑन ऑल मेजर एंड माइनर टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, तो ये सारी जो माइनर और मेजर टाइप्स हैं इसको लेकर चलती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिटी ऑफ यूनिवर्सल लाइक गॉड, ट्रूथ, मॉरल, तो ये यूनिवर्सल जो ट्रूथ है ना दुनिया के, इसको समझने के लिए सेकेंडरी इमेजिनेशन हेल्प आउट करती है। लाइक अच्छाई हो गई, बुराई होगी, या मॉरल हो गए, अखलाकियात होगी। 5. Secondary imagination selects and orders the raw material and reshapes and remodels it into objects of beauty. तो इसकी खूबसूरती क्या है जी, इट कोलेक्ट्स रॉ मटेरियल, ठीक है, जो रॉ मटेरियल हो गया, फजूल सी चीजें होगी ना रॉ मटेरियल, तो इसको शेप दे देना, इसको मॉडलिंग कर देना, इसको ब्यूटीफाई कर देना, इसको ब्यूटीफाई में ब्यूटीफुल चीज़ों में, ब्यूटीफुल पोएट्री में तब्दील करना जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन का काम है। 6 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डायरेक्टली इन टच विद सोल ऑफ इमेजिनेशन, तो ये सोल ऑफ इमेजिनेशन से डायरेक्टली इन टच है। दैट इज वाई, इसीलिए इट इज मोर एक्टिव एंड मोर कम्प्रीहेंसिव फैकल्टी देन द प्राइमरी इमेजिनेशन। सो ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है प्राइमरी इमेजिनेशन की निस्बत। सेकेंडरी इमेजिनेशन में जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली यूज़ की गई हैं। तो अगर हम जो अब एंड अप करने लगे हैं तो हम देखते हैं कि डेथ रीजन क्या थी, कॉलरेज किस वजह से इनकी डेथ हुई। कॉलरेज सफर फ्रॉम न्यूरोलजिया विच मेड हिम अ स्लेव टू ड्रग एडिक्ट। न्यूरोलजिया बेसिकली इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसमें जो वेन जो है इंसान की वो क्रैक हो जाए, लाइक फीलिंग ऑफ पेन हो, तो उसकी वजह से ये मेडिसिन लेते थे, और तो ये ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। 15 साल की पेन के बाद, आफ्टर 15 years of pain, struggle and despair, he gave up and put himself in charge of physician in मिस्टर गिलमैन। 15 साल इन्होंने ये ड्रग एडिक्ट की जंग लड़ी, उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल की, नाउमीदी हो गई, फिर इन्होंने अपने आप को जो चार्ज जो है ना, मतलब अपने ख्याल रखने का या अपनी मेडिसिन लेने का या अपने ट्रीटमेंट का चार्ज जो है मिस्टर गिलमैन को दे दिया, जो कि एक फिजिशियन थे। He was died in 1834 and was buried in Highgate Church, और इनकी डेथ जो है 1834 में हुई after so much struggle in his life and was buried in, और इनके जो दफनाया गया वो हाईगेट चर्च में है। चर्च में ही जो है उनकी सारी लाइफ गुजरी, चर्च में ही उनकी डेथ हुई। तो ये जी सारा जो था कॉलेज के बारे में सारी बातें थी जो हमने स्टडी की हैं, बेसिक इनके वर्क्स जो थे। इसी के साथ व्यूअर्स करते हैं आज की वीडियो का दी एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने लर्न किया होगा। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम अवर एजुकेशनल वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक इट, comment it and share with other learners. Your comments motivate us to make new videos for you. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।